मुल्तानी मिट्टी से संबंधित नहीं है। मुल्तानी मिट्टी मतलब जैसे मेट का है ना, मेट है। पहले के टाइम में दादी जी को पूछना, सेकंड ग्रेड बेटा सारे बैच अवेलेबल है, माइंड मैप ऐप तो डाउनलोड करो तुम। हम यहाँ पर बात करें कपूड़ी है, मोकासर है, पलाना है, केसर देसर है, इससे जितने भी सर लगे हुए वो सारे के सारे सर है वो आपके बीकानेर के अंदर है, जितने भी है वो बीकानेर के अंदर है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर बात हो रही है कि आपके कौन सा इससे संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका जो है मोकासर है वो मुल्तानी मिट्टी का खनन क्षेत्र नहीं है, मोकासर। हम बात करें आपके पलाना की बात करें तो बीकानेर के अंदर है। पलाना आपका कहां पर हो गया, जो है यहाँ पर वो लिख लेता हूं पहले, ये तो बीकानेर में है और मुल्तानी मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है। कपूड़ी और केसर देसर की बात करें, जो कपूड़ी और आपका भाई का है ये बाड़मेर के अंदर है, कपूड़ी वगैरह, कपूड़ी और ये बाड़मेर के अंदर है। और एक हम बात करें यहाँ पर ये केसर देसर, देसर जितने भी है वो आपके बीकानेर के अंदर है, ठीक है। तो रामगढ़ है वो आपका जैसलमेर के अंदर है, रामगढ़, रामगढ़ है वो आपका जैसलमेर के अंदर हो गया, जैसलमेर के अंदर रामगढ़ हो गया। इग्यार, देशवाल और छापर, इग्यार, देशवाल और छापर ये आपके नागौर के अंदर हो गए, मुल्तानी मिट्टी के क्षेत्रों की बात हो रही है। इसके अलावा अन्य की बात करें तो आपके बीकानेर के अंदर मुल्तानी मिट्टी में फर्स्ट है वो बाड़मेर है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी में पहले नंबर पे बाड़मेर आता है। मुल्तानी मिट्टी जो अधात्विक खनिज है, धातु नहीं है, मुल्तानी मिट्टी में जो फर्स्ट है वो आपका बाड़मेर है, फर्स्ट है वो आपका बाड़मेर है। सेकंड नंबर पर अगर बात करें तो कोई जिला है वो अपना बीकानेर है, बीकानेर सेकंड नंबर पर है, बाड़मेर फर्स्ट है मुल्तानी मिट्टी के मामले में। यह भी साथ साथ में याद करके रखना, बड़ी प्यारी चीजें हैं। बीकानेर में फायर क्ले, बॉल क्ले और चाइना क्ले, फायर क्ले, चाइना क्ले, बॉल क्ले, धातु और अधातु दो प्रकार के खनिजों में हम इसको डिवाइड करें तो ये अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आएंगे बीकानेर के अंदर। तो मैंने क्षेत्र बता दी। यहां पर आपका एक प्रकार से मुल्तानी मिट्टी का आगे सिंपल से क्वेश्चन आए वो आप ध्यान रखना। लैब असिस्टेंट बारे में बताएंगे, अरे बेटा लैब असिस्टेंट पिछली बार भी होम साइंस, ज्योग्राफी साइंस पे वैकेंसी आई थी, इस बार भी आएंगी। अगर तुम किसी गफलत में हो तो फिर मामला गड़बड़ है, पढ़ लो। और मैं लाइव में रिप्लाई अभी नहीं दे सकता, समझा करो। बीकानेर पलाना हो गया, मोकासर इसका नहीं है, केसर देसर ये भी बीकानेर के अंदर हो गया, ठीक है। जितने भी सर है वो बीकानेर के अंदर है। कपूरडी भाई का ये बाड़मेर के अंदर हो गए और उधर नागौर के अंदर इग्यार, छापर, देशवाल हो गया, रामगढ़ ये हो गया आपके जैसलमेर में। पहले नंबर पे अपना बाड़मेर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की सेंसस के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सबसे कम आपका ग्रामीण, न्यूनतम ग्रामीण और न्यूनतम ही नगरीय सेक्स रेशियो दर्ज किया गया है? लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात की बात नहीं हो रही है। महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ये उसे लिंगानुपात कहते हैं। वो लिंगानुपात यहां पर पूछा गया है आप सभी से। तो कह रहा है कि न्यूनतम ग्रामीण और न्यूनतम नगरीय, ये आपसे पूछ रहा है, न्यूनतम ग्रामीण और न्यूनतम नगरीय। तो हम यहां पर थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, तब तक आप आंसर दो कमेंट बॉक्स में। हम यहां पर बात करें तो ये जो है लिंगानुपात राजस्थान का है वो कितना है, 928 है, 928 है वो लिंगानुपात है। और ये बात हो रही है धौलपुर और जैसलमेर की। किसकी बात हो रही है? धौलपुर और जैसलमेर की। तो धौलपुर की बात हो रही है तो धौलपुर के अंदर जो सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है धौलपुर के अंदर, और जैसलमेर में सबसे कम नगरीय लिंगानुपात है। ज्यादा की बात नहीं हो रही, कम की बात है, दोनों आपके शहरों में और नगर में। चलो इसकी बात हुई है तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तो ग्रामीण कितना है और शहरी कितना है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आगे। थोड़ा सा मैप के अंदर थोड़ा माइंड मैप बना लेते हैं आप लोगों के लिए। लिंगानुपात सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण और शहरी, न्यूनतम सर्वाधिक, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे आपका ग्रामीण और एक देखेंगे आपका शहरी। लिंगानुपात की बात हो रही है, ठीक है, दोनों ही बात इसी के अंतर्गत। तो ग्रामीण लिंगानुपात के अंदर एक तो आपका सर्वाधिक और एक आपका न्यूनतम। शहरी लिंगानुपात में भी ऐसे ही देखेंगे। ग्रामीण 933 है और वो 914 है, ठीक है, ये है 933, है ना। वैसे लिंगानुपात की बात की मैंने, 928 क्या है लिंगानुपात, लेकिन ये क्या है 933 ग्रामीण लिंगानुपात है। और शहरी लिंगानुपात की बात करें तो ये 914 है। पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 914 है शहरों के अंदर, और गांवों के अंदर पूछे तो 933 है। ओवरऑल पूछे तो कितना है 928 है। कंफ्यूज हो जाओगे तो मामला गड़बड़ है। चीजों को अलग करना सीखो, मन लगाओ पढ़ाई के अंदर। यहां हम बात करें ग्रामीण लिंगानुपात की तो सबसे ज्यादा एक तरफ लिखेंगे सर्वाधिक ग्रामीण वाली। मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न दोबारा आपने जब भी आए तो अपन इसको एक बार ही पढ़ के मामला खत्म कर देते हैं। लिंगानुपात एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी रेट मैंने करवा दी महिलाओं की, लिंगानुपात करवा रहा हूं। अब बार बार यही प्रश्न आते हैं जनसंख्या में से। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपका कहां पर है? पाली के अंदर है। पाली, राजसमंद, डूंगरपुर है, पाली है, राजसमंद है और उसके बाद में आपका डूंगरपुर है। पाली के अंदर कितना है? 1003 महिलाएं, 3 महिलाएं ज्यादा है, ठीक है। आप बताओ 998 है, ये 998 है, ये 996 है। अब कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले में है और कितना है, तो वो आपका पाली में। न्यूनतम जो महिला लिंगानुपात की बात हो रही है या महिलाओं की कम 1000 पुरुषों की संख्या, या कहें कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कौन से जिले में? धौलपुर, करौली और इसके साथ तीसरा जिला जैसलमेर। धौलपुर,
करौली और तीसरा है आपका जैसलमेर। तो ये तो गांव की बात हो रही है अभी तो, ठीक है। किसकी बात हो रही है? अभी तक गांव की बात हो रही है। गांव के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर और सबसे कम कहां पर? ज्यादा पाली में और सबसे कम है वो आपका गांव धौलपुर में। 841, 56, 59, 841, 856, 859, ये आपसे पूछेंगे। तो धौलपुर में सबसे कम महिला जो है लिंगानुपात है और पाली में सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात और न्यूनतम है वो धौलपुर में। थोड़ा बात किसकी हो रही है? पाली जाना पड़ेगा शंकरलाल। बेटा इधर देखो, ये है आपके ग्रामीण लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा कहां पर और ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम कहां पर, ये बताएंगे। अब सर्वाधिक जो शहरी लिंगानुपात जो 914 है ओवरऑल, तो सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी की बात कर लेते हैं। एक तरफ लिखो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात कौन से जिले में और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात कौन से जिले में, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। और ओवरऑल तो 914 मैंने बता दिया। टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और उधर आप देखोगे कि सबसे कम है वो आपका शहरी लिंगानुपात वाले 3 जिले बताइए। जैसलमेर, धौलपुर, अलवर। जैसलमेर, धौलपुर, अलवर। जैसलमेर, धौलपुर, अलवर। अब कितना क्या है? टोंक में सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात है, तो टोंक में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कितना हो गया? 985 है, 964 है और 963 है। 985 है, 964 है और 963 है। अब इसके साथ साथ न्यूनतम शहरी लिंगानुपात की बात हो 807, 64 और 72। 807, 864 और 872। एक भी डाटा गलत नहीं लिखूंगा। एक चीज यहां पर लिखनी हुई है, ठीक है। एक चीज उसके अकॉर्डिंग, मतलब सारे डाटा बहुत रिसर्च के साथ लिखे हुए, गलत एक भी डाटा नहीं है। तो ये आपके सामने है, ठीक है। ये कई बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है 885 वाला, ठीक है। ये 885 वाला सीधा सीधा प्रश्न आता है। अब थोड़ा सा समझ लो, है ना, पढ़ तो लिया कि ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज्यादा है वो कहां पर है? गुरुजी पाली के अंदर, ठीक है जी। सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले में 1000 डाकी लोगों के ऊपर महिलाएं की संख्या ज्यादा है। और गांव के अंदर सबसे कम कहीं महिलाएं देखने को मिलती है तो वो धौलपुर में देखने को मिलती है, ठीक है। और वो 841 ही है, डाकी लोग ज्यादा है। फिर देखो हम यहां बात कर रहे हैं शहर की, और शहर में सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पर है? टोंक के अंदर। और सबसे कम शहर के अंदर महिलाओं की संख्या कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। तो वो तो पता ही है, शहरीकरण कम है तो कम ही होगा। ओके, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें और इसमें मेहनत लगती है। अब तुम बताओ इसमें इस व्याख्या में मेहनत लगी कि नहीं लगी? लगी? स्क्रीनशॉट लो तो। हाँ, एक अटे देखो। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को बताने में जोर आता है और इस क्लास को तैयार करने में भाई 1 महीना लगता है, 1 साल में तो। हाँ, अब आगे देखिएगा, अगला प्रश्न दिए गए में से राजस्थान के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट लेपर्ड है उसके पहले शुरुआती 100 क्वेश्चन की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी बड़ी है। उसके बाद कई सारे क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द होंगे तो वो व्याख्या थोड़ी कम करके हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। अभी व्याख्याएं पढ़ लो, जिंदगी भर सुख पाओगे। ये पेपर में सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, धब्बेवाड़ा और धारियां होती जिसपे। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के अंतर्गत सबसे पहले निम्न में से कौन से अभ्यारण्य का चयन किया गया था? सबसे पहले झालाना का चयन किया गया था। झालाना अपने जयपुर के अंदर है। जयपुर देश का एक ऐसा शहर है एकमात्र जहां पर इसके अंदर देखो 3 तो इसमें जो है लेपर्ड सफारी है, 3 लेपर्ड सफारी है और इसके साथ साथ यहां पर लायन सफारी भी है, ठीक है। लायन सफारी भी है। अब यहां बात करें तो एक तो आपका झालाना हो गया, आमागढ़ हो गया, ठीक है। ये भी यहां पर स्थित है। जो है आमागढ़ सेकंड थी, झालाना फर्स्ट है। इसके बाद लिख लीजिए सेकंड जो थी वो थी आमागढ़। आमागढ़ सेकंड थी, ओके। हाँ जी, तो ये इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। तीसरी है वो माइलाबाग, है ना, माइलाबाग। ये भी याद रखो। यहां पर जयपुर के अंदर आपकी लायन सफारी भी है। ये सारी चीजें इसके साथ साथ याद करिए। राजस्थान के वो जिले, डूंगरपुर, राजसमंद, हाँ राजसमंद फिनोस, ठीक है, ओके। आगे आ जाइए आप। तो राजस्थान के वो जिले जहां पर लेपर्ड सफारी वाले जिलों की बात कर लेते हैं। लेपर्ड सफारी जिले जहां पर लेपर्ड सफारी है, हाँ प्रस्तावित भी है और उसके अंतर्गत वो लिखिएगा लेपर्ड सफारी वाले जिले। हाँ जी, एक एक लिखिएगा। जयसमंद, शेरगढ़, जयसमंद है जो वर्तमान में सलूम्बर जिले के अंतर्गत है 41 जिलों के अनुसार। जयसमंद हो गया जो कि आपके सलूम्बर के अंदर है। फिर आपका शेरगढ़ है, शेरगढ़ जो कि आपके शेर बाहर रखो गुरुजी शेर को, तो शेरगढ़ आपके 12 जिले के अंतर्गत है। और इसके साथ साथ आपका हो गया सीता माता, प्रतापगढ़ में भी है। तो ये कुछ है इसका भी याद रखिए। सीता माता है वो आपके कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। और ये झालाना हम इसकी बात करें तो देश का पहला था ना, झालाना की बात करें देश का फर्स्ट, देश का पहला जो लेपर्ड प्रोजेक्ट है वो यही था, ठीक है। देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट भी यही था। सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, इधर भटकने नहीं है। देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट जो आपके झालाना में था। आमागढ़ और माइलाबाग ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ओके।
बाकी कुछ होता है तो वो करंट में अपडेट करवाई देते हैं हम आपको। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर जो आपके वन क्षेत्र की पहचान करना है कि ये राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं और यहाँ की वार्षिक वर्षा है वो आपके 150 सेंटीमीटर होती है। एक साल के अंदर जो बारिश देखा जाए तो औसतन 150 सेंटीमीटर है, 52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 1070 से लेकर के लगभग 1450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि मिश्रित है, सालर है, ढाक है या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो ज्यादा ऊंचाई पे होंगे यानी कि बारिश ज्यादा जहां होती है वहां सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो ऊंचाई में आपको आबू क्षेत्र वगैरह में वहां देखने को मिलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब थोड़ा सा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता थी, इनकी बात हो रही थी, हम इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेंगे। एक एक चीज को आपको बताएंगे कि भाई राजस्थान के अंदर जो वन क्षेत्र है उनके अंतर्गत आप थोड़ा सा वर्गीकरण करके देखें तो एक है उष्ण, जो है आपका उष्ण कटिबंधीय मरुद्भिद वन है, वो 6% एरिया पे पाया जाता है। लिखिएगा मरुद्भिद वन, कंटिले वन। मैं सारे वर्गीकरण कर देता हूं, मजा आएगा तुम लोगों को। उष्ण कटिबंधीय जिन्हें हम मरुद्भिद वनस्पति, ज़ेरोफाइट भी कहते हैं, मरुद्भिद भी कहते हैं, ज़ेरोफाइट किसे कहते हैं ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ज़ेरोफाइट यानी कि जो आपके रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर कंटीली झाड़ियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये 6% एरिया पे पाए जाते हैं। कितने परसेंट पर? 6% पे पाए जाते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय है जहां औसत वार्षिक वर्षा है वो आपके 30 सेंटीमीटर से लगभग होती है। वर्षा इसकी लगभग होती है आपकी 30 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा की बात हो रही है। और पेड़ पौधों के अंदर नाम पे झाड़ियां पाई जाती है, जैसे कैक्टस हो गया, नागफणी हो गया, कुछ कंटीली झाड़ियां वगैरह हो गई, झाड़ी से तो है ना, उनकी हम बात करें आगे, ये पाए जाते हैं। तो ये ज़ेरोफाइट प्रकार की एक वनस्पति जो पश्चिमी राजस्थान विशेष रूप से बाड़मेर जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है वहां पर 6%। एक और लीजिए उष्ण धोक वन। इस क्षेत्र के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम बात करें उष्ण धोक वन, यहां लिखो उष्ण कटिबंधीय धोक वन, इस क्षेत्र की बात करेंगे। इसके अंदर वर्षा जो है वो 30 से 60 होती है और 58% ये पाए जाते हैं। ये टोटल लैंड के 58%, टोटल लैंड का नहीं कहेंगे, टोटल वनों का 58%। अब ये गलती मत कर लेना, वनों का 58%, टोटल जितने भी वन है राजस्थान के अंदर उनका 58% है वो आपके उष्ण धोक वन है, जहां आपके 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा की बात करें तो ये आपकी 30 से 60 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले जो वृक्ष है जैसे खेजड़ी हो गया, खेजड़ी के साथ साथ आपका बबूल है, कैर है, ये जितने कंटीले पेड़ है, कैर हो गया, बबूल हो गया, ये पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है गुरुजी, ये 58%, ये 6% है, बाकी कट गया गुरुजी। बाकी देखो अन्य के अंदर अगर बात करें तो आपका शुष्क मानसूनी जो 28% है मैदानी क्षेत्र के अंदर, शुष्क मानसूनी ये 28%, जो वनों का 28% है, इसे हम कहेंगे शुष्क मानसूनी वन। लिख लो इसको भी बढ़िया तरीके से, हालांकि प्रिंट निकलवा लेना, तुम तो खाली देखो क्लास को, पहले देखो फिर नोट्स बनाओ। शुष्क मानसूनी, और शुष्क मानसूनी वो 28% पे। इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से वन है, वर्षा कितनी होती है? 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा है आपकी, 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक वर्षा है। और वनों के प्रकार के अंदर कौन कौन से वन या कौन कौन से वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका रोजवुड है, चंदन है, महोगनी है, खैर है। रोजवुड है, महोगनी है, चंदन है और खैर के पेड़ है। खैर से जो कत्था तैयार किया जाता है, आगे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि कत्था किससे तैयार किया जाता है? खैर से तैयार किया जाता है, इंपोर्टेंट है, याद रखो। उष्ण जो आपके सागवान पेड़ है वो 7%, ये जो क्षेत्र है आपका एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु के अंदर, ये 7% एरिया पे पाया जाता है आपके उष्ण सागवान वन, उष्ण सागवान वन। और उष्ण सागवान वनों की हम बात करें तो इसके अंदर वर्षा वगैरह कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर की, 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। वृक्षों की बात करें तो आपके यहाँ पर सागवान है, गुलर है, तेंदु है, सागवान, गुलर है, तेंदु के पेड़ है, बीड़ी जिससे तैयार की जाती है तेंदु पत्ते से, तो ये इसके अंतर्गत आ गए। हाड़ौती और वागड़ का क्षेत्र हो गया, हाड़ौती हो गया, ये वागड़ हो गया, तो हाड़ौती और इसके साथ साथ आपका वागड़ का इलाका हो गया। तो इस प्रकार से ये कवर हो जाता है पूरा। और उपोष्ण कटिबंधीय हमने एक आपका उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है जो कि 1% जमीन पे पाया, 1% वनों के अंतर्गत पाया जाएगा, जो विशेष रूप से सदाबहार वन है आपके सिरोही वाले क्षेत्र के अंदर। तो थोड़ा सा इसको मैं एक बार वापस दिखा देता हूं, ये देखिएगा, ये जो 1% है ये 1% है। अब इस 1% में क्या पाया जाता है सर? लिखिएगा इस 1% के अंदर लिखो उपोष्ण सदाबहार वन, उपोष्ण सदाबहार वन। राजस्थान में टोटल वनों का केवल 1% ही उपोष्ण सदाबहार वन। अब इसमें माउंट आबू हो गया, जहां पर आबू क्षेत्र है ना, मैं विशेष रूप से आपका आबू क्षेत्र, और यहाँ के जो अगर हम पेड़ों की बात करें तो वो हो गया बांस हो गया, जामुन हो गया, है ना, बांस हो गया, जामुन हो गया, खैर
अब एक बार वापस से नजर डाल दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय जो आपकी मरुद्भिज वनस्पति है वो एक प्रकार हो गया, वो नंबर 1 हो गया। और उसके बाद में दूसरा ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये आपके ध्रुव वन हो गया 58% पे। उसके बाद जो तीसरा हो गया वो शुष्क मानसूनी वन मैदानी क्षेत्र का हो गया 28% पे। उसके बाद नंबर 4 पे हो गया आपका 7% की लैंड पे उष्ण सागवान वन हो गया। उसके बाद 5वां जो है वो आपका कौन सा है, उपोष्ण सदाबहार वन। तो ये इतनी सारी चीजें आपके सामने है, और जब ये पेपर की जो स्लाइड आपके पास होगी तो बहुत याद करोगे कि सर ने बहुत मेहनत करवाई थी। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी गंगानगर, आगे तो मैं बढ़ नहीं सकता फटाफट, और अगर आगे फटाफट बढ़ गया तो क्या मतलब है। ठीक है, सिलेक्शन सिलेबस कंप्लीट नहीं किया सर, ये देख के चला जाएगा तो तेरे जीके में तो 70-80% क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे, बाकी का मैं नहीं कह सकता। सिलेक्शन लेना तो पूरे साल पढ़ने पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जीके मेरी जितनी तो यूट्यूब पे कोई हेल्प करता ही नहीं है। ठीक है, लोग इसलिए हेल्प नहीं करते कि कोर्स नहीं खरीदेंगे बच्चे, फिर मैंने ऐसा सुना है कई बार। मेरे तो बच्चे कोर्स भी अंधाधुंध भीड़ पड़ती है कोर्स के लिए भी, एडमिशन के लिए भी, और यूट्यूब पे आप लोगों से प्रेम है इसलिए थोड़ा पढ़ा देता हूँ, बाकी करंट पढ़ा के फ्री कर देता तो कौन तुम लोग मुझे कुछ कहते क्या, नहीं कहते ना। चलो, पश्चिमी गंगानगर हो गया, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर हो गया, और बीकानेर हो गया। बीकानेर, जैसलमेर, और इसमें कौन सी गौवंश की नस्ल पाई जाएगी, यहां पर राजस्थान के इस क्षेत्र के अंदर कौन सी नस्ल पाई जाएगी। बच्चों का सही कमेंट आ रहा है एकदम, राठी नस्ल। टफ क्वेश्चन, अच्छा टफ क्वेश्चन लाओ, टफ क्वेश्चन लाओ, इन आंसर बता दो, टफ क्वेश्चन लाता इन आंसर बता दो तू है, टफ क्वेश्चन लाता तो फिर इसका आंसर बताता, टफ क्वेश्चन लाता इनका भी आंसर बताता। बातें आती है तुम लोगों को और कुछ नहीं, एक बच्चा आ रहा था उड़ के, टफ क्वेश्चन लाओ, ऐसा टफ ही है। अभी वो फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री कल्चर के ना क्वेश्चन ज्यादा टफ आते हैं, ज्योग्राफी के मीडियम से टफ की ओर आते हैं। जैसे टफ है एक साल पूछे गए थे वो सारे प्रश्न लेके आया हूं, कोई टेंशन नहीं है। राठी पढ़ाने दिया करो, उकसाओ मत, इधर आओ बच्चों, है ना। राठी की बात करें तो ये सर्वाधिक दूध देने वाली है, राजस्थान की कामधेनु है। देखो, सर्वाधिक दूध वाली गाय है, राजस्थान की कामधेनु भी इसे कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल को कहते हैं बताओ, तो राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु का मतलब जो आपकी इच्छाएं पूरी कर दे, इतना ज्यादा दूध देने वाली, तो ये आपकी यही हो जाती है राठी। उसके बाद में हाँ, लाल सिंधी और शाहीवाल का मिश्रण है ये, लाल सिंधी प्लस शाहीवाल, इनका मिश्रण है। ठीक है, इन दोनों का क्या है, ये मिश्रित संकर संतान है। और हम बात कर रहे हैं पूरी राठी की। राठी की बात हुई है तो आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा राजस्थान के गौवंश को देख लेते हैं, है ना। अभी मैं मिलान करने के लिए दे दूं कि मेवाती जो है, नागौरी वगैरह है, गिर है, थार पारकर कहां पाई जाती है, ये सब चीजें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं राजस्थान की प्रमुख गौ नस्लों के बारे में बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत आसानी के साथ में। राजस्थान की गौ नस्लें, और गौ नस्लों के अंदर एक सीक्वेंस में लिख देता हूं पहले तो थोड़ा। थार पारकर गिर है, नागौरी है, थार पारकर बताओ कहां पाई जाती है, थार पारकर है, उसके बाद में आपकी गिर है, नागौरी है, नाम से पता चल जाएगा याद हो के तो। उसके बाद में कांकरेज, मेवाती, मालवी, कांकरेज, मेवाती, और एक है आपकी मालवी। अब देखो, थार पार कर मतलब थार को पार करके जो आई है पाकिस्तान से आई है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर वगैरह उन जिलों में पाई जाती है। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर। अब एक है आपकी गिर नस्ल, जो गिर नस्ल है वो आपके अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। अब इसे रैंडा भी कहते हैं ना, इसका उपनाम है रैंडा, ये इसका उपनाम है। गिर नस्ल को रैंडा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखो। फिर उसके बाद नागौरी है, तो नागौर के अंदर है। कांकरेज नस्ल की अगर बात करें तो ये कहां पाई जाएगी, पूछे एग्जाम में, तो बाड़मेर करना, और इसके साथ साथ लिखना आपका जालोर, बाड़मेर और जालोर में कांकरेज है। मेवाती है तो सीधा नाम से पता चल रहा है, अलवर, भरतपुर, मेवात क्षेत्र के अंदर, मेवात, अलवर, भरतपुर, डीग, भरतहरी नगर। ठीक है, हाँ जी, अलवर, भरतपुर कर लो, समझ जाओगे। खैर तलती जरा वगैरह कर लेना अपने आप ही। मालवी नस्ल है तो मध्य प्रदेश से सटा हुआ, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पहलो कर लो बात सारी। भार ढोने में सर्वश्रेष्ठ है, भार ढोने में, हाँ, गुजरात के सौराष्ट्र का गिरवान क्षेत्र इसका ही है, ये गुजरात से आई है ना, इस नस्ल की बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र से आई है। भार ढोने में तो नागौरी है ना, भार ढोने में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, नागौरी, भार ढोने में बेस्ट है। तो ये सारा करवा दिया मैंने, इसको भी देख लेना, ये नस्ल बता दी। उसके बाद में आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्थान है वो पवन ऊर्जा का केंद्र नहीं है, पवन ऊर्जा का स्थान दिए गए में से कौन सा नहीं है। फड़ोदी है, पथमेड़ा, सांचौर है, खोडल है, हर्षनाथ है। तो ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को एक एक करके बताना है। ठीक है, राजस्थान के अंदर बात हो रही है यहाँ पर पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान का पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, एग्जाम में खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, मैं हट जाता हूं भाई, मैं इसलिए तो थोड़ा ज्यादा साइड रखे आप लोगों को, ताकि बोर्ड पूरा क्लियर रहे। तो पथमेड़ा, सांचौर है, ये आपका पवन ऊर्जा केंद्र नहीं है, ये याद रखना। फलोदी, खोडल, हर्षनाथ, सारे के सारे। अब हम बात करेंगे जैसलमेर के कुछ आपके पवन ऊर्जा केंद्र।
जैसलमेर। बताओ राजस्थान के अंदर पहला पवन संयंत्र जो है वो कौन सा है? बहुत प्यारे क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसलमेर की बात करें, सबसे पहले अमर सागर जो सबसे पहला था, अमर सागर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला पवन ऊर्जा केंद्र, पहला पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान का कौन सा है? यही है, याद रख लेना, पहला पवन ऊर्जा केंद्र। अब उसके बाद में जो जैसलमेर में है वो पहले लिखा देता हूं, अमर सागर है, और उसके बाद में आपका सोडावांदन है। जैसलमेर के अंदर लिखिएगा पोहरा है, आकल है, हंसुआ है। पोहरा है, आकल है, हंसुआ है, ये आपके जैसलमेर के संबंध में है। बड़ा बाग और हाइब्रिड विंड एनर्जी, बड़ा बाग और हाइब्रिड विंड एनर्जी, बड़ा बाग हाइब्रिड विंड एनर्जी, हाइब्रिड विंड एनर्जी पार्क, हाइब्रिड विंड एनर्जी प्लांट, ये सारे के सारे आपके जैसलमेर के अंदर है। ये जैसलमेर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर सागर तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर है। पवन मतलब हवा, तो विंड एनर्जी जो प्लांट है, पहला है संयंत्र है, वो आपका कौन सा है? पहला स्थान जो पूछे, कुछ भी पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है, अमर सागर। ठीक है, ओके। बड़ा बाग है, पोहरा है, अलग से आपको पूछ सकते हैं विंड एनर्जी से संबंधित, ये भी आप लोग अच्छे अच्छे प्रश्न है, ध्यान रखना। प्रतापगढ़ में देवगढ़ है ना, देवगढ़ प्रतापगढ़। अगला लिखो, देवगढ़ जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है, वो राजस्थान का दूसरा पवन संयंत्र है, प्रतापगढ़, और ये है आपका सेकंड संयंत्र, है ना। सेकंड जो स्थान है या सेकंड जो केंद्र जो स्टार्ट हुआ था पवन ऊर्जा का राजस्थान के अंदर, विंड एनर्जी जो आपकी देवगढ़ वाला 2000 में स्टार्ट हुआ था, सन 2000 में, ये सन 2000 का है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। थर्ड है बीठड़ी फलोदी के अंदर, बीठड़ी फलोदी, थर्ड बीठड़ी फलोदी, ये तीसरा है, राजस्थान का तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है। सीकर के अंदर हर्ष हो गया, ठीक है, सीकर के अंदर हर्ष हो गया, तो हर्षनाथ है तो वो कहां हो गया? सीकर के अंदर। तो लो अब कर लो बात, एक बार वापस से देख लो कि अमर सागर आपका सोडावांदन है, पोहरा है, आकल है, हंसुआ है, बड़ा बाग है, और हाइब्रिड एनर्जी, हाइब्रिड विंड एनर्जी प्लांट है। फिर आपका देवगढ़ वाला हो गया जो कि आपका प्रतापगढ़ में है, और बीठड़ी परियोजना कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, बीठड़ी वाला फलोदी के अंदर हर्षनाथ है, वो आपका सीकर के अंदर। ठीक है, तो ये भी साथ साथ में याद करते रहा करो। ठीक है, पवन ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान के पवन ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान के पवन ऊर्जा संयंत्र, बहुत बढ़िया पवन ऊर्जा पवन संयंत्र जितने भी है ये, जहां पर विंड एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत, अच्छा प्रश्न था, पूरा करवा दिया। डार्ट क्या है बताओ? ये पीवाईक्यू क्लास की इतनी इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो। कुछ एक कठिन होंगे जो खोडल है, जैसे मुझे भी नहीं मिला, तो कई बार नई नई चीजें पूछ ली जाती है जो आम किताबों में नहीं मिलती है। 10-100 में से एक प्रश्न ऐसा होता है, तो मैं रिसर्च करके और एक्स्ट्रा ऐड करके भेजूंगा क्लास के एंड में। ठीक है, उसकी चिंता तुम मत करो, कई बार होता है। अब मेरे जितना तो, हाँ मेरे जितना तो इतना कोई पता ही कभी नहीं, इतना डिटेल के अंदर A to Z है। चल आगे आ जाओ, अगले प्रश्न में डार्ट क्या है? हाँ जी, दिए गए ऑप्शन के अनुसार सरस्वती नदी का आधार स्थल है, थार मरुस्थल के चारागाह है, या नागौरी उच्च भूमि में बालू का स्तूप है, या थार मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी जो झीलें बन जाती है उसे ढाड कहते हैं, ढाड कहते हैं, अस्थायी झीलें। अब इससे संबंधित कुछ शब्दावली है, जैसे ढाड या पश्चिमी राजस्थान में वायु निर्मित झीलें है ये। ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान में वायु निर्मित झीलें अस्थायी है, वायु के ढीलों से बन जाती है, उसके बाद हट जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर